स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। जैसे कि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम, और उसमें हमने अभी तक उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया है। ओके, तो आज हम उसमें दो मेन एस्पेक्ट्स जो हैं जिससे हमें उसके फंक्शन के बारे में पता चलता है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्टिविटी। अब देखो, किसी भी इकोसिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, है ना। कोई भी इकोसिस्टम अच्छे से फंक्शन कब करेगा? जब वहां पर सनलाइट अच्छे से प्रेजेंट होएगी। तो प्रोडक्टिविटी में क्या है? प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। ओके, यानी वो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो उनको भी फंक्शन करने के लिए सनलाइट जो है वो बहुत अच्छे से चाहिए, है ना। तो यहाँ हम प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्शन और सेकेंडरी प्रोडक्शन, इस तरह से इनको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। ओके, तो जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो अगर किसी एरिया में है, ठीक है, वहां पे एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज बना रहे हैं कितना बना रहे हैं, या अगर हम उसको मास के फॉर्म में बोले तो कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसमें यूनिट। अगर हम वेट, यानी अगर हम बायोमास के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको एनर्जी के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे ये मिस हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेट के बारे में बात आई। रेट को हमने बोल दिया प्रोडक्टिविटी, यानी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो है उसको हमने क्या बोला? प्रोडक्टिविटी। रेट से हम क्या समझ रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के अंदर, यानी जैसे एक साल के अंदर, यानी एक ईयर के अंदर जो है प्लांट ने कितना जो है वो प्रोडक्शन किया है, उसको हमने बोल दिया प्रोडक्टिविटी। रेट से यहाँ पे समझ में आ रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई। तो यहाँ पर जो है वो ईयर के अंदर इसको एक्सप्रेस किया गया, बाकी तो यूनिट सेम है, ग्राम मीटर पर स्क्वायर, और यहाँ पर ईयर और लग जाएगा, यानी साल के अंदर हो गया, और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा और ये बायोमास के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें अभी प्राइमरी प्रोडक्शन समझ में आया कि प्लांट जो है वो कितना बायोमास, अमाउंट जो है बायोमास का या फिर ऑर्गेनिक मैटर का एक एरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमने क्या बोला? प्राइमरी प्रोडक्शन। और रेट अगर हम उसका चेक करें तो उसको हमने बोल दिया उसकी प्रोडक्टिविटी। और इसके यूनिट्स देख लिए किस में एक्सप्रेस करेंगे इसको? वेट के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर में, और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में। ओके, तो अब बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्ट की दो सब टाइप्स की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें एक जो पहली सब टाइप है वो उसको हम बोलते हैं जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी सब टाइप है उसको हम बोलते हैं एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में होगा क्या? जीपीपी का मतलब क्या है कि प्लांट ने जो एनर्जी बना के रखी हुई है, ठीक है, उसने जो एनर्जी बना के रखी हुई है उसको हमने बोल दिया जीपीपी। अब उस एनर्जी में वो थोड़ा सा यूज़ भी करेगा, तो वो उसने रेस्पिरेशन के लिए वो यूज़ कर ली। अब उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो किसको मिल जाएगी? कंज्यूमर्स को मिल जाएगी, है ना, हेटरोट्रोप्स को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ये एनर्जी जो हेटरोट्रोप्स को मिलेगी इसको हम क्या बोलेंगे? एनपीपी, यानी जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी हो गया जो उसने एनर्जी बना के रखी थी, उसमें से उसने थोड़ी सी रेस्पिरेशन के लिए यूज कर ली, और उसके बाद जो एनर्जी किसको मिली है? कंज्यूमर्स को, उसको हमने बोल दिया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहा था उस समय उसने कितना जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया था, उसको हमने बोल दिया जीपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ
कि जीपीपी में से हमने रेस्पिरेशन के लिए प्लांट ने जो एनर्जी यूज़ कर ली, उसके बाद जो एनर्जी बची वो हिट्रोट्रोप्स को मिल गई और कंज्यूमर्स को मिल गई। ठीक है, सो इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हिट्रोट्रोप्स, और ये हो गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इससे हम इजीली इसको ध्यान रख सकते हैं, जीपीपी क्या है और एनपीपी क्या है। जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ओके, करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। हमने अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा, उसकी दो सब टाइप समझ ली। अब देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखो क्या हुआ, कंज्यूमर्स तक जो थी वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो गई थी। अब यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर्स जो हैं वो भी तो कुछ प्रोडक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पर ये क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर्स ने जो भी प्लांट से जो ऑर्गेनिक मैटर लिया, उसके बाद कंज्यूमर्स ने भी तो कुछ बनाया होगा, उन्होंने भी तो कुछ को प्रोडक्शन किया, तो वो जो नया ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूमर्स बना रहे हैं उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो पहला क्या होगा कि प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो किस एरिया में है, यानी जिस एरिया में प्लांट की स्पीशीज़ रहती है वो किस तरह की स्पीशीज़ है, उसके अकॉर्डिंग भी उसका प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड होगा उसका। दूसरा जो है कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी कितनी है करने की, कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन होगा। तीसरा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, जैसे सॉइल उसको प्रॉपर मिलेगी, वाटर प्रॉपर मिलेगा, सनलाइट प्रॉपर मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो इन सारे फैक्टर्स पे भी जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। अगर ये कम मिलेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्राइमरी प्रोडक्शन जो होगा प्लांट का वो डिपेंड करेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन जो है इसको हम अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब देखो, प्लांट जो है वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, यानी वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे जो क्या है, ग्लूकोज है। अब क्या है, प्लांट का कोई पार्ट जो है वो नीचे गिर गया, लाइक मान लो लीव है, लीव्स है, उसके लीव में कोई भी एक पत्ता जो है वो नीचे गिर गया। ठीक है, अब इस लीव जो नीचे गिर गया है इसको हम क्या बोलेंगे, डेड पार्ट, है ना, डेड पार्ट हो गया ये प्लांट का। इसी तरह से फ्लावर्स आ गए, उसके फ्लावर्स, बार्क, ओके, फ्रूट्स वगैरह जो नीचे गिर जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, इनको हम क्या बोलेंगे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट। अब एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होंगे वो, और उनका जो फीकल मैटर होगा वो, ठीक है, तो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कोई भी एक एनिमल जो डेड फॉर्म में है और उसका जो फीकल मैटर है वो, और इसी तरह से प्लांट के जो डेड पार्ट है लाइक लीव्स, फ्लावर्स हो गए, इन दोनों चीज़ों को मिलके हम क्या बोलेंगे, डेट्राइटस, इसको हम क्या बोलेंगे, डेट्राइटस। ओके, तो ये हो गया डेट्राइटस। अब ये जो डेट्राइटस है, यानी मान लो ये जो लीफ है इसके ऊपर कौन आएगा, डेट्रिटिवोर, डेट्रिटिवोर। यहाँ पर डेट्रिटिवोर कौन है, अर्थवॉर्म है, टर्माइट है, ये क्या हो गए, डेट्रिटिवोर। तो अर्थवॉर्म आ गए, टर्माइट्स आ गए, ठीक है, तो ये क्या हो गए, डेट्रिटिवोर्स हो गए। ये क्या करेंगे, जब भी वो लीव जो है वो नीचे गिरा है उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे, किसमें, छोटे छोटे पार्ट्स में, इस लीव को तोड़ देंगे और वो स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन। तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया डिकम्पोजिशन। डेट्रिटिवोर्स आपको ध्यान रखने हैं, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, ये होते हैं डेट्रिटिवोर्स। डेट्राइटस क्या है, जो डेड रिमेन्स है प्लांट के, लाइक उनके लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, इसी तरह से डेड रिमेन्स एनिमल्स के प्लस उनका जो फीकल मैटर है, ये सब क्या है, डेट्राइटस। तो अब हम डिकम्पोजिशन के स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा, जैसे डेट्रीवोर है, जैसे अर्थवॉर्म है, ये क्या करेगा, डेट्राइटस को ब्रेक करेगा स्मॉलर पार्टिकल्स में, यानी स्मॉलर डेट्राइटस पार्टिकल्स बना देगा। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं यानी इसे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब
अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको फार्मर का फ्रेंड? क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है, प्लस ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से इसको फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। जो सेकेंड स्टेप आएगा वो है लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, जो स्मॉलर डेट्राइटस पार्टिकल्स होंगे, ये वाले पार्टिकल्स, इनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और सॉइल में चले जाएंगे, और सॉइल में जाने के बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे अनअवेलेबल सॉल्ट्स की फॉर्म में। तो ये हो गया लीचिंग सेकेंड स्टेप। अब तीसरा स्टेप जो है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, बैक्टीरिया फंजाई ये क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और अपने जब ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे तो जो ये डेट्राइटस पार्टिकल्स थे इनको और ज़्यादा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। ओके, तो अब हम दो स्टेप्स और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन और दूसरा जो है वो है मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, एक डार्क कलर्ड का अमॉर्फस सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, यानी एक सॉइल की ऐसी लेयर जो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, उसको हमने बोल दिया ह्यूमस। ओके, अब ये जो ह्यूमस होगी इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन जो है वो इतना रेजिस्टेंट होगी ये माइक्रोबियल एक्शन के लिए, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और इसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, कोलॉइडल होगा। अब ये माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होगी, तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत स्लो होगा। तो जब ये स्लोली स्लोली डिकम्पोज होगी उस समय फिर ये क्या करेगी, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब इससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे उसको हम बोलेंगे मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो क्या होंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, और इसमें जो है कुछ नॉन मिनरल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी इसके अंदर रिलीज होंगी। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये कब होंगे, जब सॉइल के अंदर जो है डिकम्पोजिशन होगा उस समय जो है ये ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन दोनों ही स्टेप्स होंगे। तो अब इस वाली फिगर को भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये ट्री है जो सॉइल में ग्रो हुआ है, ठीक है, इस ट्री से एक लीफ जो है वो नीचे गिर गई। अब इस लीफ को कौन खाएगा, इंसेक्ट्स ने खा लिया, एनिमल्स ने खा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी लीचिंग हो गई, यानी क्या हुआ, ये अनअवेलेबल फॉर्म में चली गई सॉइल के अंदर, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये लीव्स जो होगी इसको कौन कंज्यूम करेगा, डिकम्पोजर, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया, और फिर उसको वो लिटर बना देंगे उसका। अब जब उन्होंने लिटर बना दिया फिर उसका दोबारा से डिकम्पोजिशन होगा, कौन करेगा, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई, ये सब, और फिर इस तरह से ये सॉइल में चली जाएगी, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी ये आ जाएगी सॉइल में। ओके, तो इस तरह से सॉइल को ये न्यूट्रिएंट रिच कर देगी। सो अब बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स की जो डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन होगी, यानी डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक कंडीशंस में डिकम्पोजिशन रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ओके, इसी तरह से डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और डेट्राइटस, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं कंट्रोल करती हैं। अगर टेम्परेचर हाई है यानी वार्म कंडीशंस हैं, मॉइस्चर है सॉइल के अंदर, तो डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन इनहिबिट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से डेट्राइटस, अगर डेट्राइटस में लिग्निन प्रेजेंट है, ओके, काइटिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर प्रेजेंट है, तो उस केस में डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्लो होगी और यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स, यानी एक ऑक्सीजन जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स और केमिकल कंपोजिशन किसकी, डेट्राइटस की। अगर नाइट्रोजन और शुगर प्रेजेंट है तो उस केस में डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगी, लिग्निन काइटिन प्रेजेंट होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों ही फैक्टर जो है वो डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करेंगे।
तो इस तरह से आज की क्लास में जो है वो हमने डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।